जिस लड़के को कुछ देर पहले तक सब एक आम इंसान समझ रहे थे, वही अब अकेले दर्जनों याकूजा के सामने खड़ा था। लेकिन असली डर उसकी तलवार नहीं थी, बल्कि उस तलवार के अंदर छुपी वो शक्ति थी जिसे देखकर पूरा अंडरवर्ल्ड कांपने वाला था। आखिर चिहिरो की इस रहस्यमयी कटाना में ऐसी कौन सी शक्ति थी और उसके पिता ने इसे बनाया ही क्यों था? तो चलिए कागुराबाची चैप्टर 1 की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले हिस्से में हमने देखा था कि चिहिरो अपने पिता कुनिशिगे से तलवारों की असली जिम्मेदारी के बारे में सीख रहा था, लेकिन अब कहानी अचानक हमें 38 महीने आगे ले जाती है और इस बार जो दुनिया हमारे सामने आती है वो पहले वाली शांत दुनिया से बिल्कुल अलग है। शहर के एक बड़े इलाके में कुछ लोग एक आदमी को घेर कर खड़े हैं। उस आदमी के शरीर पर चोटों के निशान हैं और वह बुरी तरह घायल हो चुका है। उसके सामने खड़ा एक आदमी उसे धमकाते हुए कहता है, तुम आखिरी बचे हो, इसलिए तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारेंगे। यानी ये लोग कोई सामान्य अपराधी नहीं है, ये लोग एक संगठित समूह का हिस्सा हैं। उनके आसपास जमीन पर कई पर्चे भी पड़े हुए हैं जिन पर कोरोगुमी के खिलाफ आंदोलन की बातें लिखी हैं। इन लोगों का दावा है कि कोरोगुमी ने शहर पर कब्जा कर रखा है, सड़कों पर हिंसा फैलाते हैं और अपनी मर्जी से लोगों की जमीन और पैसा छीनते हैं। एक घायल आदमी भी यही कहता है कि कोरोगुमी के आने से पहले ये शहर शांत था। लेकिन तभी कहानी हमें एक और महत्वपूर्ण बात दिखाती है। इन लोगों को सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि जादूगरों यानी सोर्सरर्स से भी नफरत है। एक आदमी गुस्से में घायल व्यक्ति को पीटते हुए उसे जादूगरों का समर्थक कहता है। यानी अब हमें समझ आने लगता है कि इस दुनिया में जादू और अपराध आपस में कितने जुड़े हुए हैं। लेकिन तभी कहानी में एक बिल्कुल अलग तरह का आदमी दिखाई देता है। उसने टोपी पहन रखी है, उसके कपड़े बेहद सलीकेदार हैं और उसका चेहरा देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो किसी हिंसक घटना के बीच खड़ा है। वो आराम से बैठकर नीचे चल रहे पूरे घटनाक्रम को देख रहा है और उसके चेहरे पर दिलचस्पी है। वो इस पूरे मामले को देखकर कहता है, कितना दिलचस्प। फिर नीचे पड़े घायल आदमी के बारे में बात करते हुए वो एक अजीब सवाल पूछता है, क्या तुमने कभी जादूगर देखा है? यहीं पहली बार हमें इस रहस्यमयी आदमी की असली ताकत की झलक मिलती है। अचानक घायल आदमी के शरीर के चारों तरफ एक पेड़ उगने लगता है, लेकिन ये कोई सामान्य पेड़ नहीं है। उसकी जड़ें सीधे उस आदमी के शरीर को जकड़ लेती हैं, शाखाएं उसके चारों तरफ फैल जाती हैं और कुछ ही पलों में वह आदमी पूरी तरह उस पेड़ के अंदर फंस जाता है। ये देखकर बाकी लोग भी घबरा जाते हैं, लेकिन वो टोपी वाला आदमी बिल्कुल शांत रहता है। वो बस इतना कहता है, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था। इस एक दृश्य से हमें साफ समझ आता है कि इस दुनिया में जादू सिर्फ कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। एक जादूगर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके किसी इंसान को कुछ ही सेकंड में पूरी तरह काबू कर सकता है। और सबसे डरावनी बात, उस आदमी के लिए ये सब लगभग सामान्य बात है। इसके बाद वह आदमी कहता है कि हमें इन्हें ठीक से सिखाना पड़ेगा और फिर वह उस पेड़ को वहीं छोड़कर चला जाता है। पीछे रह जाते हैं घायल लोग, खून और उस जादू की भयावह निशानी। और यहीं से कहानी दोबारा चिहिरो की तरफ लौटती है। अब हम एक ट्रेन के अंदर पहुंचते हैं। ट्रेन चल रही है और सीट पर बैठा है चिहिरो, लेकिन ये वही चिहिरो नहीं है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। अब उसके बाल छोटे और बिखरे हुए हैं, उसका चेहरा बिल्कुल शांत है और उसकी आंखों में पहले वाली मासूमियत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, उसके कंधे पर एक कटाना है और उसके चेहरे पर एक निशान भी है। यही वो निशान है जिसे देखकर शिबा उससे पूछता है, तुम इसे हटवा सकते हो है ना? लेकिन चिहिरो उस निशान को देखकर कहता है कि हर सुबह जब वह अपना चेहरा आईने में देखता है तो उसे वही निशान दिखाई देता है। और फिर वह उस दिन को याद करता है जिस दिन उसकी जिंदगी बदल गई थी। हर दिन की शुरुआत मेरे अंदर एक नई नफरत के साथ होती है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शुरुआत में हमने जिस चिहिरो को देखा था वो अपने पिता के साथ हंसता था, उनकी बातों पर चिढ़ता था, गोल्ड फिश की देखभाल करता था और खुद एक स्वॉर्डस्मिथ बनने का सपना देखता था। लेकिन अब वो सिर्फ एक चीज के बारे में सोचता है, बदला। उसके पास अब अपने पिता की तरह शांत जीवन नहीं है, उसके पास सिर्फ एक लक्ष्य है। शिबा उसकी तरफ देखता है और समझ जाता है कि चिहिरो के अंदर ये नफरत कितनी गहरी हो चुकी है। वो उससे कहता है, तुम इतने समय से ऐसे ही जी रहे हो, ये तुम्हें अंदर से तोड़ देगा। चिहिरो जवाब देता है, तो क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? शिबा कुछ पल चुप रहता है क्योंकि वह जानता है कि चिहिरो को इस रास्ते से हटाना आसान नहीं है। ट्रेन एक स्टेशन पर पहुंचती है और यहीं से दोनों अपनी अगली मंजिल की तरफ निकलते हैं। अब हमें पहली बार पता चलता है कि चिहिरो और शिबा किसी सामान्य यात्रा पर नहीं है, वे एक खास संगठन की तलाश कर रहे हैं, कोरोगुमी याकुजा। चिहिरो कहता है कि इस शहर पर कोरोगुमी याकुजा का नियंत्रण है। शिबा बताता है कि फिलहाल यही उनका सबसे अच्छा सुराग है, लेकिन दोनों पूरी तरह निश्चित नहीं है। उन्हें सिर्फ शक है कि जिन लोगों को वे ढूंढ रहे हैं उनका संबंध इसी याकुजा से हो सकता है। दोनों शहर में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कोरोगुमी के खिलाफ आंदोलन करने वाले लोगों के बारे में बात कर रहे
रहे हैं। इससे हमें शहर की स्थिति का अंदाजा मिलता है। यहाँ लोग कोरोगुमी से डरते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग उनके खिलाफ खड़े होने की कोशिश भी कर रहे हैं। यानी पूरा शहर एक तरह के डर के नीचे जी रहा है। चिहिरो और शिबा अब आगे बढ़ते हुए इस बात पर चर्चा करते हैं कि अगर कोरोगुमी सच में उनके दुश्मनों से जुड़ी हुई है तो शायद उन्हें कोई सुराग मिल सकता है। चिहिरो के लिए ये सिर्फ किसी याकुजा संगठन की जांच नहीं है, उसके लिए ये उसके पिता तक पहुंचने का एक और कदम है। लेकिन इस पूरे समय चिहिरो के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं दिखाई देता और यही चीज उसे पहले वाले चिहिरो से अलग बनाती है। वो बस शांत रहता है, देखता है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है। चिहिरो और शिबा को पता चलता है कि इस शहर पर कोरोगुमी याकुजा का राज है और अब उन्हें एक ऐसा सुराग मिल चुका है जो शायद उन्हें उनके असली दुश्मनों तक पहुंचा सकता है। लेकिन जैसे ही दोनों आगे बढ़ते हैं उन्हें एक बेहद खौफनाक नजारा दिखाई देता है। शहर के बीचों बीच कई लोगों को रस्सियों से लटकाया गया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कोरोगुमी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की थी। शिबा समझाता है कि ये सिर्फ हत्या नहीं है, ये एक संदेश है। कोरोगुमी हर किसी को दिखाना चाहता है कि अगर कोई उनके खिलाफ जाने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम यही होगा। तभी शिबा चिहिरो से पूछता है, अगर कोरोगुमी इतने बड़े कमीने हैं तो क्या? लेकिन चिहिरो का चेहरा बिल्कुल शांत है। वो बस अपनी तलवार निकालता है और सामने खड़े लोगों की तरफ देखता है। वहाँ मौजूद कुछ लोग बताते हैं कि अगर इस शहर में जिंदा रहना है तो कोरोगुमी के सामने झुकना पड़ेगा। लेकिन तभी चिहिरो आगे बढ़ता है। वहाँ बैठे कुछ याकुजा के लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि सामने सिर्फ एक लड़का है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो किसके सामने खड़े हैं। एक आदमी चिहिरो पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल चिहिरो अपनी तलवार चला देता है। एक ही वार में पूरा माहौल बदल जाता है। बाकी याकुजा वाले भी चिहिरो पर टूट पड़ते हैं, लेकिन चिहिरो किसी सामान्य तलवारबाज की तरह नहीं लड़ रहा। वो हर वार को बेहद सटीक तरीके से रोकता है और फिर एक एक करके सामने आने वाले लोगों को गिराता चला जाता है। कुछ ही पलों में जो लोग उसे घेर कर खड़े थे वही लोग जमीन पर पड़े हुए हैं। एक आदमी चिहिरो के सामने आने की कोशिश करता है, लेकिन चिहिरो उसकी तरफ देखता तक नहीं और उसे भी खत्म कर देता है। वो बताता है कि चिहिरो कुनिशिगे रोकुहिरा का बेटा है। अब कोरोगुमी के लोगों को समझ आता है कि उनके सामने कौन खड़ा है। तभी कोरोगुमी का बॉस सामने आता है। उसके पीछे बड़ी संख्या में याकुजा के लोग खड़े हैं। वो चिहिरो को देखकर पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? चिहिरो बिल्कुल सीधे जवाब देता है। कोरोगुमी के लोग चिहिरो को घेर लेते हैं। कुछ लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन चिहिरो की आंखों में अब कोई डर नहीं है, बल्कि नफरत है। वो कहता है, मैं तुम जैसे घटिया लोगों को कटाना चलाने की इजाजत नहीं दे सकता। चिहिरो अपनी तलवार कसकर पकड़ता है। सामने दर्जनों दुश्मन है, लेकिन उसके लिए ये संख्या मायने नहीं रखती, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये उसके पिता की विरासत की पहली परीक्षा है। और अगले ही पल चिहिरो अकेले पूरे कोरोगुमी गैंग पर टूट पड़ता है। चिहिरो के हाथ में मौजूद कटाना कोई साधारण कटाना नहीं है। शिबा बताता है कि चिहिरो के पिता कुनिशिगे रोकुहिरा अपनी बनाई हुई कटानों में जादुई शक्ति यानी सॉर्सरी डालते थे। यानी उनकी बनाई हुई तलवारें सिर्फ काटने के लिए नहीं थीं, बल्कि उनके अंदर अपनी अलग अलग शक्तियां मौजूद थीं। और चिहिरो के पास उन्हीं शक्तिशाली कटानों में से एक मौजूद है, जिसका नाम है एंतेन। चिहिरो जैसे ही एंतेन को एक्टिवेट करता है, तलवार से काले रंग का एक अजीब सा पदार्थ निकलने लगता है और अगले ही पल चिहिरो पूरे कोरोगुमी पर टूट पड़ता है। एक के बाद एक दुश्मन उसके सामने आता है, लेकिन चिहिरो की स्पीड और तलवार चलाने की कला के सामने किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिलता। आखिरकार चिहिरो पूरे ग्रुप को हरा देता है और अब कोरोगुमी के लोगों को समझ आ जाता है कि इसके बाद शिबा कोरोगुमी के लोगों से पूछता है कि हिशाकु के बारे में उन्हें क्या पता है। और यहीं हमें कहानी का एक बेहद महत्वपूर्ण नाम पता चलता है, हिशाकु। यही वह रहस्यमयी संगठन है जिसका संबंध कुनिशिगे की हत्या और उसकी बनाई हुई जादुई कटानों की चोरी से है। लेकिन कोरोगुमी का बॉस हिशाकु का नाम सुनते ही उन्हें राक्षस कहता है। उसके मुताबिक हिशाकु से टकराना कोई आसान काम नहीं है। वह चिहिरो को समझाने की कोशिश करता है कि इन लोगों के खिलाफ जाना आत्महत्या करने जैसा है, लेकिन चिहिरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जानता है कि सामने वाले कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे उन्हें ढूंढना ही है। और तभी चिहिरो अपनी तलवार को दोबारा पकड़ता है। उसके चेहरे पर डर नहीं है, सिर्फ गुस्सा है और अपने पिता के लिए बदला लेने का जुनून। चिहिरो साफ कहता है, मुझे उन्हें काटकर गिराना ही होगा। और इसी के साथ कागुरा बाची के पहले चैप्टर का अंत हो जाता है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि अब सवाल ये था कि हिशाकु आखिर हैं कौन? उन्होंने कुनिशिगे को क्यों मारा? उन्होंने उसकी जादुई कटानों को क्यों चुराया? और चिहिरो अपनी इस बदले की यात्रा में आखिर कहां तक जाएगा? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि चिहिरो के सामने अब सिर्फ कोरोगुमी नहीं, बल्कि हिशाकु नाम का वो रहस्यमयी संगठन था जिसने उसके पिता कुनिशिगे को उसे छीन लिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिशाकु आखिर चाहते क्या हैं?
और चिहिरो के पिता ने ऐसी कौन सी कठिनाई बनाई थी जिनके पीछे पूरा अंडरवर्ल्ड पड़ा हुआ है? इन सवालों के जवाब और चिहिरो की आगे की कहानी जानने के लिए अगला पार्ट मिस मत करना। अगर आपको कागुरा बाजी की ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसी ही मैंगा एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगले पार्ट में चिहिरो की मुलाकात एक ऐसे इंसान से होने वाली है जो उसकी पूरी कहानी बदल देगा। मिलते हैं अगले पार्ट में।